अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड है क्या। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है कि एक कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम दूसरे कंट्री में मतलब सेल या परचेज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अच्छा, गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। गुड्स मींस के जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो जो भी लेन देन हो रहा है। सर्विसेज मींस के पाकिस्तान के लोग अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री में जो जाके दे रहे हैं, ठीक है, उसको भी हम इंटरनेशनल ट्रेड का ही पार्ट समझेंगे। ओके, द रिसोर्सेज सच एज लैंड, क्लाइमेट, मिनरल्स, कैपिटल एंड लेबर आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। एज अ रिजल्ट द एबिलिटी ऑफ वेरियस कंट्रीज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स इज़ नॉट द सेम। ठीक है कि हर कंट्री को अल्लाह ताला ने जो नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं वो डिफरेंट है टोटली, और हर कंट्री सेम गुड्स भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सम कंट्रीज़ कैन प्रोड्यूस अ कमोडिटी चीपर दैन द अदर्स। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कोई भी कमोडिटी है वो एक कंट्री के अंदर थोड़ी लो प्राइस पे प्रोड्यूस हो रही है लेकिन दूसरे कंट्री में वो एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, तो ये एक नेचुरली है, क्योंकि अब पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो अब पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है, वीट की एग्जांपल ले लें। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर वीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो थोड़ी चीपर होगी, लेकिन ये ही वीट अगर किसी दूसरे अमेरिका वगैरह में या किसी और कंट्री में देख लें वहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी। दे फाइंड इट कन्वीनियंट नॉट टू प्रोड्यूस एवरी कमोडिटी इन द कंट्री, इंस्टेड द प्रोड्यूस देयर चीपर गुड्स इन ग्रेटली क्वांटिटी एंड देन एक्सचेंज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन विद अदर कंट्रीज टू गेट देयर डिज़ायर्ड द कमोडिटीज़। कि बेसिकली एक कंट्री जिसके पास मतलब फॉर एग्जांपल अब जैसे पाकिस्तान में वीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान की अपनी नीड भी पूरी हो रही है लेकिन कुछ वीट सरप्लस में बच जाती है। सरप्लस में बच जाना मीन्स के हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं पूरे पाकिस्तान की, लेकिन जो एक्स्ट्रा वीट होगी ना वो हम फिर किसी दूसरे कंट्री को सेल आउट कर देंगे। ठीक है, तो हम किसी दूसरे कंट्री को थोड़ा सा प्रॉफिट रख के सेल आउट कर देते हैं। द ट्रेड रिलेशन बिटवीन नेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, सो इट इज़ डिज़ायरेबल दैट अ scientific study of the nature and problems of international trade is undertaken। ओके जी, उसके बाद डोमेस्टिक वाइज इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है कि एक डोमेस्टिकली ट्रेड हो रही होती है, एक इंटरनेशनल ट्रेड हो रही होती है। इसमें डिफरेंस क्या है? ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ के कंट्रीज़ में जो ट्रेड हो रही होती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो भी डीलिंग वगैरह कर रहा होता है ट्रेड की सूरत हाल में, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। वाइल ट्रेड बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द सेम कंट्री इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक या इंटर रीजनल ट्रेड। ठीक है कि एक कंट्री के अंदर अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जो भी ट्रेड हो रही है, एक सिटी से दूसरे सिटी में जो भी ट्रेड हो रही है, उसको हम डोमेस्टिक या फिर इंटर रीजनल ट्रेड कहते हैं। द फंडामेंटल काज एंड प्रिंसिपल इन बोथ काइंड्स ऑफ ट्रेड आर द सेम। ठीक है, इसमें जो भी प्रिंसिपल्स हैं या जो भी काज वगैरह हैं वो सेम होते हैं दोनों में, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो चाहे डोमेस्टिक ट्रेड हो। इज द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ वन रीजन और कंट्री ओवर द अदर इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। ठीक है कि चाहे हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें चाहे हम डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें, जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, या स्पेशलाइजेशन है या कंपेरेटिव एडवांटेज है। कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी को जब आप चीपर प्राइस पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं। अब जैसे कि ऑरेंजेस की प्रोडक्शन के हवाले से सरगोदा को अगर देख लें, ठीक है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ऑरेंज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, या मतलब उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो सरगोदा में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मीन्स सरगोदा को ऑरेंजेस की प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है। ठीक है, तो इसी तरह वो कह रहे हैं डोमेस्टिक बेस हो या इंटरनेशनल ट्रेड की बेस पे अगर हम बात करें तो वो कंट्री जिसको किसी भी प्रोडक्शन में किसी भी प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होता है वो कमोडिटी वो बेसिकली दूसरों को फिर सेल आउट करता है। द टू टाइप ऑफ ट्रेड आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, देयर आर सेवरल डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड विच मेक इट नेसेसरी दैट इंटरनेशनल ट्रेड बी स्टडीड एज अ सेपरेट टॉपिक। तो वो कह रहे हैं कि कुछ इन दोनों में डिफरेंस भी है, डोमेस्टिक ट्रेड में या इंटरनेशनल ट्रेड में। किस तरह डिफरेंस है, क्यों हम इंटरनेशनल ट्रेड को एक अलग सेपरेट टॉपिक कह रहे हैं, वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ लेबर, कैपिटल, बिजनेस स्किल्स डू नॉट मूव एज फ्रीली बिटवीन नेशंस एज दे डू विद इन नेशन। ठीक है कि जो भी रिसोर्सेज है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एक कंट्री के अंदर तो हम वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सरगोदा से कोई भी अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लाहौर हम मूव कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंटरनेशनली हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इतना ईजीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तानी वर्कर्स फॉर एग्जांपल आर फ्री टू मूव फ्राम लाहौर टू कराची, बट क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अब एक पाकिस्तानी वर्कर है, उसने लाहौर से कराची अगर मूव होना है जॉब के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में तो वो इजीली हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनली अगर उसने मूव होना है तो वो एक बिल्कुल मतलब उसको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, उसको फिर लैंग्वेज का डिफरेंस फेस करना पड़ता है। उसके अलावा ट्रेडिशंस का
रिलीजन्स का, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वगैरह जो भी बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। कैपिटल इज़ आल्सो शाय एंड फेयरफुल टू मूव टू अदर कंट्रीज़, ठीक है, कैपिटल को भी मूव करना इतना आसान नहीं होता। इट इज़ गुड्स दैन विच कैन बी रेडली सेंड टू अदर कंट्रीज़, ठीक है, लेकिन ये गुड्स ऐसी कमोडिटीज़ मतलब कुछ होती हैं जिनको ईजिली हम मूव कर सकते हैं। इन अ वे इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर द इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तो हम मूव नहीं कर सकते एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, लेकिन यह है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको हम कह रहे हैं ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मूव करने के मुतरादिफ है। मुतरादिफ इन सिंपल वर्ड ये है कि उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू, कमोडिटीज़ के थ्रू मीन्स के हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ लेबर को भेजना, कैपिटल को भेजना, ठीक है, लैंड को भेजना, ये चीज़ें मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद एडम स्मिथ डिस्क्राइब दैट मैन इज़ ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लगेज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि एक आदमी के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब उन्होंने जस्ट ये कोटेशन दे दिया है, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इतना आसान नहीं होता। एडम स्मिथ का आपको पता है कि इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड सेपरेट मार्केट, द डिग्री ऑफ कंपटीशन अमंग वेरियस रीजन्स ऑफ अ कंट्री इज़ मच ग्रेटर दैन बिटवीन कंट्रीज़, ठीक है, कंपटीशन ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद देयरफॉर वाइल द कास्ट एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स बिटवीन वेरियस कंट्रीज मेन परमानेंटली अनइक्वल, ठीक है, और जो प्राइसेस और कास्ट है वो भी हर कंट्री में सेम नहीं होता। प्राइसेस इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री हैव द टेंडेंसी टुवर्ड्स इक्वालिटी, वी कैन रिगार्ड द होल ऑफ वन कंट्री एज अ सिंगल मार्केट वेयर एज डिफरेंट कंट्रीज आर ट्रीटेड एज डिफरेंट मार्केट, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम मार्केट की बात करें तो एक ही रूल के अकॉर्डिंग वो मार्केट रन कर रही है, लेकिन इंटरनेशनली अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज़ की तो वहाँ मतलब मार्केट को ट्रीट ही डिफरेंट तरीके से किया जाता है। ये अब थोड़ा सा यहाँ मिसिंग है। प्राइसेस वेरियस गुड्स एट पिशावर एंड लाहौर हैव द टेंडेंसी टू बिकम इक्वल दैन प्राइस ऑफ गुड्स बिटवीन लाहौर एंड दिल्ली में रिमेन अनइक्वल फॉर एवर, ठीक है। अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर लाहौर और पिशावर की प्राइसेस देखी जाए तो डेफिनेटली सेम होंगी, लेकिन यही प्राइसेस अगर लाहौर और दिल्ली मींस के इंडिया का कोई भी इलाका है उसमें देखा जाए तो डिफरेंट होगी, तो प्राइसेस का डिफरेंस आ जाता है इसमें। देन हमारे पास है डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज डिफरेंट है, ठीक है। इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज़ में देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज डिफरेंस है। पाकिस्तान में हमें शुरू से पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं, जबकि यूके और उधर देख ले तो हर टाइम सर्दी ही रहती है, ठीक है। तो एक तो नेचुरल रिसोर्सेज जोन से है, या फिर मतलब ऑयल और गैस के जैसे कि अब नेचुरल रिसोर्सेज सऊदी अरब में ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किए हैं वो हर कंट्री के डिफरेंट है। उसके बाद मतलब यहाँ एग्जांपल भी उन्होंने दे दिया है कि जैसे अब पाकिस्तान में मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेट एग्रीकल्चर सेक्टर पे है, लेकिन सऊदी अरब को देखा जाए तो उनको मतलब ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्री पे उनका इन्हसार है, या फिर वो उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह नेचुरल रिसोर्सेज भी डिफरेंस है। जो इजी मतलब इसमें हमारे पास होंगे ना पैराग्राफ या टॉपिक, ठीक है, या उसकी हेडिंग, उसको हम अपनी वर्डिंग में कर लेंगे, बाकी आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। मज़ीद कोई चीज़ उसमें टर्म ऐसी आती है जो समझ नहीं आती तो फिर वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है डिफरेंट करेंसीज, डेफिनेटली मतलब जो करेंसी है वो पाकिस्तान की डिफरेंट है इंडिया अमेरिका या उसमें देख, इंडिया की तो खैर सेम ही है, लेकिन यह है कि उसमें वैल्यू उसकी चेंज है। पाकिस्तान का 1 रुपया हो, इंडिया का शायद पाकिस्तान के 2 रुपये हो तो इंडिया का 1 रुपया बनता है, या इस तरह की कोई आई थिंक वैल्यू में मतलब डिफरेंस है, तो करेंसी डिफरेंस भी फेस करना पड़ता है। और उसके बाद इसमें हाँ जी यही है मेन वैसे, ठीक है, इसको इतना ही करते हैं। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, ट्रेड बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ वन कंट्री इज़ मोर और लेस फ्री बट देयर आर मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड पुट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड पे कोई भी पाबंदी वगैरह लगा देती है, ठीक है, कि आप इस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे कंट्री से कोई चीज़ मंगवा नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा देती है। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, टैक्स की सूरत में ये हो सकता है, कोटा की सूरत में हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन की सूरत में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इग्नोरेंस है, पीपल हैव मोर नॉलेज अबाउट द कंडीशन इन देयर ओन कंट्री दैन अबाउट द अदर कंट्री। ज़ाहिर बात है जहाँ पर आप रह रहे होते हैं उस जगह का नॉलेज आपको ज़्यादा होता है, लेकिन किसी दूसरी जगह पे आप मूव करना है वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं होती। दिस इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर दैन टू सेल एंड बाई गुड्स इन सम पार्ट ऑफ देयर ओन कंट्री दैन इन फॉरेन लैंड, ठीक है। तो इसलिए ये वो कहते हैं कि एक कन्वीनियंट वे है कि अगर आप वही गुड्स एंड सर्विसेज अपने कंट्री के अंदर मूव करें बजाय ये कि फ़ॉरेन ट्रेड में करें। अच्छा, इसका टॉपिक क्या है ये मैं देख लूँ। अच्छा, ये डिफरेंस उन्होंने बताया हुआ है।
ओके उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ जाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैज़ डीप इफेक्ट ऑन पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विद इन वन कंट्री। द लॉ, रेगुलेशन, टैक्स सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर यूनिफॉर्म फॉर वन काइंड ऑफ बिजनेस। अब पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिसीज़ चल रही हैं डेफिनेटली आप उससे अवेयर होते हैं, ठीक है। आपको पता होता है गवर्नमेंट कब टैक्स लगा रही है, कब नहीं लगा रही। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं डेफिनेटली वो तो इन चीज़ों को फिर देख रखते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें तो ज़ाहिर बात है आपको ये चीज़ नहीं पता होती कि उस कंट्री के अंदर कौन सा टैक्स मतलब गवर्नमेंट लगा रही है या नहीं लगा रही। पैटर्न टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताया गया, ठीक है। ये सारी इंटरनेशनल ट्रेड या कंपटीशन के हवाले से डीलिंग करती है। देन है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज हायर इन इंटरनेशनल ट्रेड दैन इन डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। उसके बाद कि गवर्नमेंट ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ज़्यादा अपना मतलब रोल प्ले करती है या उसमें इंटरवेंशन करती है बजाय डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर। द गवर्नमेंट हैज़ टू कीप क्लोज विच watch on what from where and how much imports are coming or export are going out of the country। गवर्नमेंट बाकायदा इसका रूल्स मतलब रिकॉर्ड रखती है, ठीक है, कि कितनी कंट्रीज़ के अंदर चीज़ें आ रही हैं, कितनी कंट्री से बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रिपेयर फुल रिकॉर्ड अबाउट द receipt and expenditure of foreign exchange from various sources। in international trade no such problem in internal trade no such problem arises, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, प्रिपेयर करना है कि कितने एक्सपेंडिचर हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे हो रहे हैं, ठीक है। बाहर से हम कौन सी चीज़ें मंगवा रहे हैं, कौन सी चीज़ें हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री जा रही हैं और उसके बदले में हमें कौन सी पेमेंट किस फॉर्म में रिसीव हो रही है, ठीक है। ये सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट को रखने पड़ते हैं और इसमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपकी कंट्री से चीज़ें तो ज़्यादा बाहर जा रही हैं लेकिन आपको अमाउंट उसके बदले में उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही, ठीक है। या आप बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं और आपकी कंट्री से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने देखनी होती हैं, जिसमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। जबकि इंटरनल ट्रेड की बात की जाए तो उसमें तो ज़ाहिर बात है आपने रुपये की सूरत में ये चीज़ें लेनी और देनी है, तो इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये सारे डिफरेंस उन्होंने बताए हैं कि डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस मेन है। उसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के फ़ायदा क्या है, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ ट्रेड वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रिंग बेनिफिट फॉर द पीपल, ठीक है। वो कहते हैं कि बेसिकली चाहे इंटरनल ट्रेड है चाहे एक्सटर्नल ट्रेड है, ठीक है, लेकिन वो लोगों के लिए बेनिफिशियल ही होती है, ठीक है। बट इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ सर्टेन स्पेसिफिक एडवांटेज। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, अ कंट्री गेट दूज कमोडिटीज़ विच इट कैन नॉट प्रोड्यूस इटसेल्फ। कि इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू कंट्री वो चीज़ें भी मतलब हासिल कर लेता है जो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता। जैसे अब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो टी है, ठीक है, वो पाकिस्तान मतलब नहीं बना सकता, ठीक है। पाकिस्तान के ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो पाकिस्तान यहाँ से ग्रो करे, ठीक है। तो वो बेसिकली फिर इंपोर्ट कर लेता है पाकिस्तान किसी दूसरे कंट्री के से। इसी तरह कुछ पेट्रोलियम की मतलब प्रोडक्शन है जो पाकिस्तान खुद नहीं कर सकता, फिर दूसरे कंट्री से वो ले लेता है, तो लोग उसको मतलब यूज़ करते हैं। सेकेंड है कंट्री गेट गुड्स एट चीपर रेट विच इट कैन प्रोड्यूस ओनली एट वेरी हाई कॉस्ट। अब ये ही टी अगर पाकिस्तान में आप प्रोड्यूस करना चाहें, ठीक है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस करना चाहें तो ज़ाहिर बात है आपको उस पर ज़्यादा एक्सपेंस आएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप वो ज़्यादा एक्सपेंस करने के बजाय वो ही मतलब चीज़ किसी दूसरे कंट्री से थोड़ी लेस प्राइस पे आपको मिल जाएगी। अब जापान की उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जापान कैन ग्रो कॉटन बट इट इज़ चीपर फॉर हर टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम पाकिस्तान। कि जापान कॉटन तो ग्रो कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो ये ही कॉटन पाकिस्तान से ले ले तो उसे चीपर पड़ जाएगी। क्यों चीपर पड़ जाएगी? जापान की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब पाकिस्तान का रुपया ज़ाहिर बात है उसकी वैल्यू कम है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो वो इजीली उसकी पेमेंट करके वो चीपर प्राइस पे कॉटन ले सकते हैं। Then a foreign trade enables countries to specialize in production of those commodities for which its sources are more suitable। कि फ़ॉरेन ट्रेड से ये होता है कि कंट्रीज़ बेसिकली सिर्फ उसी कमोडिटी के अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं जिससे उसके रिसोर्सेज मैच कर रहे हों। जैसे कि सऊदीया की एग्जांपल ले लें तो सऊदीया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, ठीक है, नेचुरल मतलब जो गैस और ऑयल के रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो कोशिश करेगा कि वो उनके अंदर ही मतलब अपनी ग्रिप ले, ठीक है, ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ को फिर वो सेल आउट कर सके, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग famines and other calamities a country can get food, grains and necessities of life। when Pakistan face food shortage it imports wheat, ठीक है। time and again we import sugar and pulses
टू कंपनसेट फॉर फॉल इन लोकल प्रोडक्शन। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें आपके पास फूड नहीं होती, या आप फॉर एग्जांपल सैलाब की सूरत हाल आ जाती है, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन सारी ज़ाया हो जाती है, तो इस सिलसिले में आप किसी दूसरे कंट्री से मींस के वो चीज़ें मंगवा सकते हैं, तो वो भी एक हेल्प आउट हो जाती है, बजाय ये कि आप भूखे मर जाएं। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्टेड अब्रॉड। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है इंटरनेशनली अगर कोई चीज़ें आप सेल परचेज़ कर रहे हैं तो इंटरनेशनली जो टेक्नोलॉजी है उससे भी आप फेमिलियर हो सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे कंट्री से मतलब आप वो टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है अच्छा, इसको ना मतलब उम्मीद है या बाकी चीज़ें इसमें 3-4 जो लाइनें मैं स्किप कर रही हूँ वो रीड आउट करेंगी ना, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, सही है, तो इसलिए वो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को हम कवर कर लें। मेरा पर्पज़ यह है, इसलिए आज मैंने थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा रखी हुई है। ठीक है, तो अगर कोई भी टर्म नहीं समझ आएगी तो वो बेशक आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके, उसके बाद है फियर ऑफ फॉरेन कंपटीशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लोकल प्रोडक्ट एंड प्रिवेंट लोकल मोनोपलीज एंड रिड्यूस चांस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कि आपको जब इंटरनेशनली कंपटीशन का पता होना कि अब कोई दूसरा कंट्री हमारे से बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, ठीक है, तो आप कोशिश करते हो कि अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं ना उनको भी इम्प्रूव करो। ठीक है, उस कंट्री का मुकाबला करो। आप जो वो कंट्री मतलब या लोकली आप एग्जांपल ले लें कि कहीं पे अगर मोनोपोली आपको नज़र आ रही है, ठीक है, तो आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करते हो। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड एक्सटेंड मार्केट। ज़ाहिर बात है इंटरनेशनली जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगी तो इससे आपकी मार्केट भी एक्सटेंड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, और उसके अलावा अप्स एंड डाउन्स इन लोकल प्राइसेस प्रोडक्शन लेवल्स बिकम लेस सीवर। ठीक है, इससे मतलब जो आपकी डोमेस्टिकली अप्स एंड डाउन आएंगे वो भी बहुत कम हो जाएंगे। इन केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ सम कमोडिटी इन द कंट्री इट कैन बी सोल्ड टू अब्रॉड। ज़ाहिर बात है अगर आपके कंट्री के अंदर कोई भी चीज़ सरप्लस में रह गई है, ठीक है, आपने पोटैटोज़ मतलब प्रोड्यूस किए हैं, अब आपके कंट्री की नीड पूरी हो रही है, लेकिन अब आपके पास वो एक्स्ट्रा बच गए हैं, तो आप किसी दूसरे कंट्री को सेल आउट करके वहाँ से अमाउंट ले सकते हो और फिर उसको अपने कंट्री के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हो। उसके बाद है इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन अ कंट्री कैन ईजीली बोरो फ्राम अब्रॉड टू फिल द गैप इन डोमेस्टिक सेविंग्स एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। कि बेसिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो एक गैप होता है, ठीक है, उसको फिल करने के लिए आप मतलब इंटरनेशनली इंटरनेशनली जो आपके रिलेशंस हो गए उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मतलब रिसोर्सेज भी एक दूसरे से चेंज कर सकते हो, रिसोर्सेज इन द सेंस के टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा वैसे भी आप बोरो चीज़ें कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ एक्सीलरेटेड। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब किसी दूसरे कंट्री की टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में आएगी तो इससे आपकी डेवलपमेंट होगी। इंटरनेशनल ट्रेड ब्रिंग्स पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज़ क्लोजर। ठीक है, ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू दूसरे मतलब कंट्रीज़ के लोगों के साथ आपका लिंक होगा। ठीक है, आप वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करोगे, आपकी वहाँ से मतलब यह है कि उनके साथ रिलेशन अच्छे बिल्ड होंगे। जैसे आप पाकिस्तान चाइना की बात कर लीजिए तो चाइना पाकिस्तान का कहते हैं कि एक बहुत अच्छा दोस्त है, और जब पाकिस्तानी चाइना विज़िट करते हैं तो ज़ाहिर बात है उनको बड़ी प्यार मोहब्बत से रखा जाता है। इसी तरह जब चाइनीज़ पाकिस्तान विज़िट करते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाता है। उसके बाद ये तो थे एडवांटेजेस। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर मैक्सिमम इफ़ द ट्रेड इज़ फ्री। ठीक है, मतलब ट्रेड फ्री का क्या पर्पज़ है कि उसके ऊपर ज़्यादा कोई लाइबिलिटीज़ ना लगाई जाएँ। ठीक है, आप ये चीज़ें कर सकते हो लेकिन ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की अगर फ्री ट्रेड हो, गवर्नमेंट इसमें कोई एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप हासिल कर सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोर्ट अ कंट्री में एग्जॉस्ट इट्स एसेंशियल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट एक्सपोर्ट कर देते हो, ठीक है, अपने कंट्री पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल के आप वो चीज़ें मतलब कोशिश करते हो कि हम इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज़ें सेल करें और वहाँ से डॉलर अर्न करें, तो डेफिनेटली ये आपकी मतलब एक जो सिचुएशन है इकॉनमी की उसको आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ कंट्री ऑफ मिडल ईस्ट आर फास्ट exhausting their oil reserves, they will deprive the next generation of this valuable natural bounty if they don't develop industries or find other resources of income. someday they will be in trouble। ठीक है, कि अब फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अब वो ऑयल रिज़र्व जो उनसे है ना, फॉर एग्जांपल वो इतने ज़्यादा मतलब यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को मतलब यूटिलाइज़ करें या इंटरनेशनल मार्केट जो भी है उसमें सेल आउट करें। तो इन सिंपल वर्ड के वो जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है उनके रिसोर्सेज भी वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, मींस कि वो एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं। अब उस एक्स्ट्रा के चक्कर में जो आने वाली जनरेशन है, ज़ाहिर बात है उसके लिए तो वो रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। ठीक है,
तो इससे जो आने वाली जनरेशन है उसको उसको लॉस फेस करना पड़ेगा। और इन फ्यूचर आपको मतलब ज़ाहिर बात है एक ना एक दिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास इनकम का सोर्स क्या बचेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तो इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको ट्रबल होगी। सेकंड है फ्लैग में फॉलो ट्रेड, ठीक है। एज इट हैपन इन द केस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, एट फर्स्ट फॉरेन ट्रेड गोज ऑन विदाउट एनी हार्म, बट लेटर इट मे बिकम अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ इतने ज़्यादा मतलब अटैच हो जाते हो, इतनी ज़्यादा आप ट्रेड स्टार्ट कर देते हो जिससे आपको मतलब एक हार्मनेस की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। जैसे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की एग्जांपल दिया है कि सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट में तो सब मतलब फॉरेन ट्रेड बड़ी अच्छी मतलब किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर मतलब चलती रही, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा जाए तो फिर वो इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री के लिए एक थ्रेट बन गई, ठीक है। आप आज़ादी से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपके मतलब किसी दूसरे, अब जैसे पाकिस्तान इंडिया की बात कर लें, ठीक है। पाकिस्तान का कोई भी प्रोजेक्ट होता है, पाकिस्तान किसी भी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करने जा रहा होता है, लेकिन इंडिया उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और फिर वो क्लैशेस और वो सारी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मतलब उम्मीद है इस कंसेप्ट की वजह समझ आ गई होगी, लेकिन ना भी आई तो बताइएगा, फिर कर लेंगे इसको। उसके बाद है फॉरेन ट्रेड में ब्रिंग हार्मफुल प्रोडक्ट इन अ कंट्री, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ऑफ opium to China during last century seriously damaged the health of local people. Now heroin from Pakistan and Afghanistan is not only affect our people, it is a problem abroad. कि इंटरनेशनली जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मतलब ऐसी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो जो कि लोगों की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आई थिंक ये हीरोइन की एग्जांपल उन्होंने दे दिया, ये एक ड्रग होता है, ठीक है। तो इससे लोग इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये सम टाइम मतलब कंट्री के लोगों के लिए हार्मफुल भी साबित होती है। उसके बाद सम कंट्रीज़ बिकम टू मच डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर फूड और एसेंशियल रॉ मटेरियल ड्यूरिंग वार दे फेस सीरियस ट्रबल। मोर एवर व्हेन देयर इज सम इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस इन वन कंट्री इट ट्रेडिंग पार्टनर इज़ आल्सो इफेक्टेड। क्या आप किसी कंट्री के साथ इतनी ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कि आप टोटली उस कंट्री पे डिपेंड हो गए हैं। आप इस चीज़ पे मतलब अब आपको यकीन आ गया कि इस साल के बाद इस कंट्री से मैंने ये चीज़ ले लेनी है, ठीक है। इतनी आपकी ट्रेड उस कंट्री के साथ चल रही है। लेकिन यह है कि अगर उस कंट्री को खुदा न खास्ता कोई दूसरा कंट्री अटैक कर देता है या कभी उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, फ्लड्स की सिचुएशन हो जाती है, तो डेफिनेटली जो कंट्री ट्रेड कर रहा था वो भी इससे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकती है। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन इन अ फ्यू कमोडिटीज इंक्रीज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान डिपेंड्स टू मच ऑन एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोडक्ट। इफ़ 1 ईयर कॉटन प्रोडक्शन फॉल्स अवर इकानमी इज़ बैडली इफेक्टेड, ठीक है। कि अब आपने क्या किया हुआ है, अब आप फॉर एग्जांपल कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप क्या करते हो कि अपनी सारी स्पेशलाइजेशन कॉटन पे लगा देते हो, ठीक है, कि ये हमारी एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कि ये हमारी एक एक्सपोर्टेड कमोडिटी है, इसको तो हमने प्रोड्यूस करना ही करना है, ठीक है। अगर किसी साल कॉटन बैडली इफेक्ट हो जाती है फ्लड्स की वजह से, तो मीन्स के आपका जो भी डिपेंडेंस थी एक्सपोर्ट पे कि इसकी वजह से हमें जो भी रेवेन्यू जनरेट होना है, ठीक है, वो सारा गया, ठीक है। अब उसके मतलब लॉस के चक्कर में आपका पूरा साल या आपकी जो इकानमी पे इफ़ेक्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा बैडली होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इंटरनेशनल ट्रेड के चक्कर में फ्यू कमोडिटीज़ पर ही स्पेशलाइजेशन रख लेते हो, जबकि ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ इंपोर्ट लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अगर मतलब जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जारी बात है अब वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पे करना पड़ रहा है उस सिलसिले में, तो वो अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, उनको डेवलप नहीं कर पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस होता है। फॉरेन ट्रेड में लीड टू वार। सम टाइम कंट्रीज़ कम्पीट विद ईच अदर फॉर मार्केट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। दे स्टार्ट fighting to establish their supremacy. The main cause of First World War was competition between England and Germany for market and raw material. America invaded Iraq to get control of oil, ठीक है। कि सम टाइम क्या होता है कि फ़ॉरेन ट्रेड जो सी है वो जंग का सबब भी बन जाती है। जैसे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एग्जांपल दी हुई है जो इंग्लैंड और जर्मनी में स्टार्ट हुई, लेकिन वही बात है कि अमेरिका ने फिर इराक के थ्रू उसमें इन्वॉल्वमेंट की और ऑयल पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो सम टाइम ये कंट्रीज़ की आपस में क्लैशेज़ और वो सारी चीज़ें भी होती हैं। अब सम टाइम क्या होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने कोई चीज़ मंगवानी है अमेरिका से, ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इंडिया देखेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अब इंडिया उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, इंडिया अमेरिका को इस चीज़ पे एग्री करेगा कि नहीं आपने उनके साथ एक्सपोर्ट नहीं करनी, ठीक है, ये वो मतलब जो भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो इस तरह फिर मतलब ये जंग की सूरत हाल बन जाती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपने मतलब मकसद के लिए फिर रोक लेता है।
Conclusion is that only the whole the advantage of foreign trade are more than disadvantage. Moreover, many disadvantages can be removed or reduced through control of free trade. So the interest of all countries lies in the expansion of trade. कि वो कहते हैं कि बेसिकली बेनिफिट इंटरनेशनल ट्रेड के ज़्यादा है, लेकिन यह है कि उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो उसकी निस्बत कम है, और डिसएडवांटेजेस को हम फ्री ट्रेड के थ्रू मतलब हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए फ्री ट्रेड पे फोकस करते हुए हमें इंटरनेशनल ट्रेड जो सी है उसको एक्सपेंड करना चाहिए। ओके जी। उसके बाद है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। खैर ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज की भी थ्योरी है, पता नहीं उन्होंने अब उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है या नहीं, चलो देख लेते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज मीन्स अ कंट्री इज़ द लोएस्ट cost producer of that good. Adam Smith had explained the theory of international trade on the basis of absolute advantage. एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है कि एक कंट्री मतलब कोई भी प्रोडक्ट है वो लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज का कंसेप्ट है ये बेसिकली एडम स्मिथ ने दिया था इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। अकॉर्डिंगली Adam Smith had explained the theory of international trade on the basis of absolute advantage. Okay, according to this principle, trade between two countries will take place when one country A can produce some commodity, say cloth, at a lower cost than country B. Example, country A can produce only 1 unit of cloth by using 5 hours of labor, while country B produce a unit of similar cloth in 10 hours of labor. अच्छा, मैंने ट्राई तो बहुत किया है, ठीक है, कि इस चैप्टर को अमेंड करें, लेकिन ये चैप्टर ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। और ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव किधर गया है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है ना, इसको बेहतर है कि हम कल कर लें, क्योंकि अभी मतलब मुझे लगता है कि इसको ना थोड़ा टाइम दे के समझाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाली चीज़ें तो हमने जल्दी जल्दी कर ली हैं, लेकिन ये चीज़ें ना थोड़ी रिलैक्स होके और मतलब इजी वर्डिंग में सही करके समझाना पड़ेगा, तब ये चीज़ समझ आएगी। तो बेहतर है कि इस थ्योरी को हम कल कर लें। आज के लिए इतना काफ़ी है, वरना मैंने तो यही सोचा था कि आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये कंप्लीट हो, और ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो इस थ्योरी को ना हम कल इंशाल्लाह करते हैं। तो आज आप ये करें और उसके बाद फिर देखते हैं कल। बाकी जो ऑब्जेक्टिव है ना चैप्टर के, वो मैंने ये सोचा है कि उसको कोशिश करते हैं कि एट द एंड मतलब हम सारे ऑब्जेक्टिव जो है ना वो कवर कर लेंगे। पहले ऐसे करते हैं कि इस बुक को एंड कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप साथ साथ तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी अगर या तो कोई मेन ऑब्जेक्टिव होंगे तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो सारा चैप्टर ही डिस्कस कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब जो लास्ट पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसका कोई हल निकालेंगे। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव पे टाइम लगाएं तो फिर ये मतलब बुक हमारी रह जाएगी, इस मंथ में कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके भी चैप्टर मैंने देखे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए पहले चैप्टर एंड कर लेते हैं, दैन ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बाकी उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।